Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Prodex अड्डा। दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है जिसमें हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में। मेक श्योर आपने हमारी पिछली पूरी वीडियोस देख ली होंगी सो दैट आज की क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 9। ठीक है, देखिए सेक्शन नंबर 9 हमको ये बताता है कि कौन कौन सी इनकम भारत में टैक्स की जाएगी, मतलब इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब वो कौन कौन सी इनकम है जो एक्रू यानी उसका ओरिजिन पॉइंट भी भारत में है और अराइज भी भारत में हुई है। और कुछ केस में तो ऐसी होगी कि इनकम हो तो कहीं और रही है बट कोई एक पॉइंट का कनेक्शन उसका भारत से होगा तो हम उस इनकम को भी इंडिया में एक्रू अराइज मान लेंगे। ये पढ़ाएगा हमें सेक्शन नंबर 9 के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन 9 हमें इस बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन अपने पास देने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 9, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। देखो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था जब हम सेक्शन नंबर 7 की बात कर रहे थे कि कोई इनकम अगर रिसीव्ड हुई है भारत में या डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानी जाएगी भारत में तो वो आरओआर, आरएनओआर और एनआर तीनों केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ऐसे ही हम यहाँ भी बोलेंगे कि सेक्शन नंबर 9 कोई भी इनकम जो मानी गई है कि वो भारत में हुई है या वो एक्चुअली में भारत में हुई है तो ऐसे में तीनों केस में चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप आरएनओआर हो या आप नॉन रेजिडेंट हो, तीनों के तीनों केस में क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी क्योंकि यहाँ पर लिंक जो है वो भारत है। यहाँ पर जो मेन लिंक है वो क्या है, भारत है। तो ये वाली इनकम जो सेक्शन 9 वाली इनकम है ये पूरी की पूरी आरओआर, आरएनओआर और एनआर तीनों के तीनों केस में क्या हो जाएगी, हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। और याद है आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था सेक्शन नंबर 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम में दो टाइप की इनकम आती है जो भारत में टैक्स की जाती है। याद आ रही है वो चीजें, रिकॉल करो जल्दी से। सेक्शन नंबर 5 कोई भी इनकम अगर रिसीव्ड हुई है भारत में तो ये मानी जाएगी कि वो भारत की इनकम है और ये आरओआर, आरएनओआर और एनआर तीनों के केस में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था अपने पास कि कोई भी इनकम सेक्शन 9 वाली जो एक्रू और अराइज भारत में हो रही है तो चाहे आरओआर हो, चाहे आरएनओआर हो या एनआर, वो तीनों केस में क्या हो जाएगी, हमारे पास टैक्सेबल हो जाएगी। बट ये दोनों की दोनों इनकम अगर नहीं टैक्सेबल हो पा रही है, नहीं फुलफिल हो पा रही है तो ये भारत में टैक्स नहीं की जाएंगी, सिर्फ आरओआर के केस में की जाएंगी। बाकी एनआर और आरओआर को केस, आरएनओआर को टैक्स नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें ना मैं पुरानी कर रहा हूँ, अगर आपने पुरानी वीडियो लेक्चर सीरीज देखे हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ पा रही होंगी। ठीक है, तो चलिए तो सेक्शन नंबर 9 की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों देखिए अभी जो मैंने यहाँ पर पॉइंट नोट किया है वो 4-5 ही नोट किए, बाकी और भी इसके पॉइंट्स है, बाकी अभी फिलहाल पहले इतना पढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, एनी इनकम एक्रू और अराइजिंग टू द एसएससी इन द प्लेस आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो क्या कह रहे हैं, कोई भी ऐसी इनकम, और बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको, आओ इधर ध्यान दो, कोई भी इनकम जो एक्रू हुई है या अराइज हुई है एसएससी को कौन सी जगह से, इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर, आउटसाइड इंडिया, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ध्यान दो, यानी मुझे ऐसा फील हो रहा है फर्स्ट पॉइंट को पढ़ के कि ये वो इनकम है जो रियलिटी में इंडिया से बाहर हो रही है लेकिन उसका एक कनेक्शन, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली, अगर वो कनेक्शन हमारे भारत से जुड़ जाता है तो हमारे भारत के लिए वो इनकम डीम्ड और एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और भारत में टैक्स हो जाएगी। मतलब कोई ऐसी इनकम जो देखने से ऐसा लग रहा है कि वो हुई तो बाहर है बट उसका कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक अगर भारत से जुड़ गया है तो वो इंडिया की ही इनकम मानी जाएगी। याद है ना लास्ट क्लास में बताया था इंडियन और फॉरेन इनकम, तो वो इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। पॉइंट को दोबारा पढ़ो, कोई भी इनकम एक्रू हुई है या अराइज हुई है एसएससी को एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हुई है, अगर वो इंडिया में हुई है उसका लिंकअप इंडिया में पाया गया तो यस वो इंडिया में क्या कर दी जाएगी, टैक्स कर दी जाएगी, यानी हम उसे इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया बोलेंगे। सर ये बताइए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लिंक कैसे होगा, उसके लिए पढ़ेंगे हम 4 पॉइंट। ये जो 4 पॉइंट है, अगर आपकी किसी भी इनकम का लिंक इन 4 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट में हो गया, 2 में हो गया, 3 में हो गया, 4 में हो गया या किसी भी एक में हो गया तो याद रखना वो इंडिया में डीम टू बी एक्रू अराइज मानी जाएगी। और जो चीज इंडिया में डीम टू बी एक्रू अराइज बन गई है वो इंडिया के केस में तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगी, तीनों केस में। तो सुनिए, कोई इनकम एक्रू अराइज हुई है एसएससी को इंडिया के बाहर बट उसका लिंक अप इंडिया से है। पहला पॉइंट, थ्रू, किस टाइप का लिंक है, थ्रू और फॉर्म एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब इसके लिए ना मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा सो दैट आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि बाहर अब्रॉड में ना कोई एक पर्सन रहता है जो अपना बिजनेस करता है बट उसने अपने कुछ एजेंट्स इंडिया में अपॉइंट कर रखे हैं सो दैट कि वो इंडियन क्लाइंट्स से भी अपनी चीज़ों को निकलवा पाए। अब हुआ क्या कि जैसे आपने देखा टोल प्लाजा पे, अगर आप कभी भी ट्रिप पे, फैमिली ट्रिप वगैरह या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गए होंगे और आपने कोई टोल प्लाजा पास किया होगा
होगा, तो पहले क्या होता था, टोल प्लाजा पे लाइनें लगती थी और आपको कैश काउंटर पे देकर और एक पर्ची मिलती थी, उससे आपको वो टोल मतलब जाने दिया जाता था। बट आजकल क्या सिस्टम चल चुका है कि आजकल ये है कि आप अपनी कार में लगाइए क्या, वो सेंसर वाली चिप्स लगवाई है, ठीक है, और वो चिप्स क्या करेंगी, जैसे ही आप वहां पर जाएंगे तो वो रडार के अंदर आएगी, तो वो तुरंत गेट खोल देगी और आपके अकाउंट से ही वो पैसा क्या कर देगी, डिडक्ट कर देगी। तो ऐसे में लंबी लंबी लाइनें और कैश के छुट्टे वगैरह ना होने की जो समस्या है वो खत्म हो गया, यानी जो फास्टैग वाला पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया। अब जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्लीज एग्जाम्पल को एग्जाम्पल तक रखना, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है लाइक वीजा जो कि बाहर की कंपनी, जैसे वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपी हो गया, तो रुपी तो हमारे भारत की है, बाकी जो वीजा मास्टर कार्ड है वो तो बाहर की कंपनी है। तो जो वीजा कंपनी है, लेट सपोज कि उसने ये बोला कि हम भारत के अंदर क्या करें, फास्टैग बनाएंगे और जो गाड़ियां हैं उनमें फास्टैग लगवाएंगे, जिससे क्या होगा कि गाड़ियां जैसी वहां पर जाएंगी, रडार में आएंगी, तुरंत गेट ओपन हो जाएगा, उन्हें टाइम भी नहीं लगेगा और अकाउंट से सीधे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो कोई छुट्टे वगैरह या लाइन में लगने की समस्या ही नहीं होगा, हमारा फास्टैग बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन, बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। इस उद्देश्य से बाहर कंट्री में, यूएस की कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएस की कंट्री वीजा ने वो काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने ये देखा कि इंडियन क्लाइंट्स को ना पेटीएम वाला फास्टैग ज्यादा पसंद आ रहा है या अनदर बैंक्स का फास्टैग पसंद आ रहा है। तो उसने सोचा कि भाई ऐसा क्या करे कि इंडिया में मेरा फास्टैग बिक जाए। तो ऐसे में उसने इंडिया में क्या किया, एजेंट्स अपॉइंट किए और एजेंट्स को बोला कि तुम्हें यहाँ पर बैठ के क्या बनाने, क्लाइंट्स बनाने हैं, और कोई भी तुम्हें दिक्कत होती है तो तुम हमें बताना, हम तुम्हें असिस्ट करेंगे। यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है वो पाया जा रहा है। बट एजेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं डिपेंड है अपने प्रिंसिपल के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा, वो अपने प्रिंसिपल पर क्या है, डिपेंड है। अब सुनना बात को ध्यान से, देखिए ध्यान से, इस एग्जांपल के अंदर जो वीजा कंपनी उसका सेटअप तो यूएसए में है, सेटअप कहां पर है, यूएसए में। बट अगर हम देखें तो उसका जो कनेक्शन है वो क्लाइंट्स का कहां से हो रहा है, भारत से हो रहा है। क्लाइंट का कनेक्शन कहां से हो रहा है, भारत से हो रहा है। तो ऐसे में जो भारत से उसको इनकम होगी ना, सिर्फ उतने पार्ट को हम सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मान लेंगे और उसको हम टैक्स कर देंगे भारत के अंदर। बाकी जो वो विदेशों में फास्टैग वगैरह बेच रहा है उस पर हम कोई टैक्स नहीं लगे, वो तो एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया, एक्रू भी बाहर हुई है, अराइज भी इंडिया में, रिसीव भी बाहर हुई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने इंडिया में अपना कोई एजेंट अपॉइंट किया हुआ और उस एजेंट के बिहाफ पे आप कोई इंडिया में अपनी अर्निंग कर पा रहे हो, बट कंपनी का सेटअप तो बाहर है, बट यहाँ पर एजेंट आपका क्या कर रहा है, काम कर रहा है आपके कहने पर, आपके इशारे पर, क्योंकि वो पूरी तरह आप पर क्या है, डिपेंड है। तो ऐसे केस में जितनी इनकम आपने बाहर इंडिया से कमाई है उस इनकम को सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग हम इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मान लेंगे। और आप क्योंकि बाहर की कंपनी हो तो नॉन रेजिडेंट हो, तो हम फिर भी तुम्हारे भारत की उस इनकम पर क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आप क्या करना, ये सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप सीधे वहां से डाउनलोड करना, प्रिंट आउट निकलवाना, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना उनको इन्हीं प्रिंट आउट्स के आगे साइड में कहीं अपनी पेंसिल या पेन से लिख देना, सो दैट जब भी आप पढ़ोगे ना तो आपको वो एग्जाम्पल याद आएंगे, एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाएगा। याद रखना, पढ़ने से समझ नहीं आता, एग्जाम्पल से तुरंत समझ आता है सर ने इसमें क्या बताया था, याद रखना ये चीज़। तो देखिए मैंने क्या बोला, थ्रू और फॉर्म एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, अगर तुम्हारे बिजनेस का कोई कनेक्शन तुम्हारा भारत से मिल गया तो उतने पार्ट तक की इनकम को हम इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मान लेंगे। बाकी जो तुम बाहर कमा रहे हो, बाहर ही रिसीव कर रहे हो, एक्रू भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो इंडिया से मतलब है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर तुमने इंडिया से कोई लिंक की है इनकम तो यस वो इंडिया में क्या कर दी जाएगी, आपकी टैक्स कर दी जाएगी। तो बोलो ये वाला पॉइंट आपको समझ आया, यस सर हमें बिल्कुल ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, थ्रू और फॉर्म एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। लेट सपोज, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी इन इंडिया है ना, इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसी वाले पॉइंट की ना एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। ये जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया ना इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दूं, या सर आप ना इसको बाद में कर देना, पहले इन पॉइंट्स को पढ़ा दो। चलो ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को पहले पढ़ा देता हूं। फिर है थ्रू और फॉर्म एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट है, आप जानते हैं ना नॉन रेजिडेंट कौन होता है, वो कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए कि 182 डेज से कम वो भारत में रहा है, या फिर 60 डेज से भी कम भारत में रहा हो, 365 दिन 4 सालों को मिला के नहीं हो, तो वो बन जाता है नॉन रेजिडेंट। लेट सपोज कि कोई एक नॉन रेजिडेंट है जो कि यूएस में रहता है, ज़्यादातर वो कहाँ पाया जाता है, यूएस में पाया जाता है। बट वो क्या करता है कि इंडिया में उसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं,
प्रॉपर्टीज़ के अंदर, रियल इस्टेट के अंदर। उसने इंडिया में कई सारे मल्टीनेशनल स्टोरेज बिल्डिंग्स खरीद रखे हैं, बड़े बड़े उन्होंने विलास खरीद रखे हैं, तो और उनको किराए पर चढ़ा रखा है, होटल वालों को उन्होंने किराए पर वो चीज़ें दे रखी हैं, तो उनसे उनको होती है कोई रेंटल इनकम। ध्यान से सुनना, यहाँ पर वो जो है वो फिरंगी जो बाहर रह रहा है बट वो इंडिया में नहीं आता, इसीलिए तो वो नॉन रेजिडेंट है, बट कहीं ना कहीं उसका लिंक जो है ना इनकम का वो इंडिया से है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो इंडिया में सिचुएटेड है। तो ऐसे केस में जो उसने रेंटल इनकम इंडिया की प्रॉपर्टी से कमाई है, हम उसको इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे। वही सेकंड पॉइंट लिखा है, थ्रू और फॉर्म एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉपर्टी भारत के अंदर है तो ऐसे केस में तुम्हारी इस इनकम को डीम्ड टू बी एक्वाराइज इन इंडिया मान लेंगे। बोलो 2 पॉइंट समझ आ गए? यस सर। एक तो बिजनेस का पॉइंट समझ आ गया, बिजनेस का सेटअप तुम्हारा भले ही बाहर हो बट अगर तुम्हारा एजेंट इंडिया में आके काम कर रहा है और तुम्हारे बिहाफ पे कोई क्लाइंट्स की कलेक्शन यहाँ पर करवा रहा है, सेल्स बढ़वा रहा है, तुम्हारी लीड बना रहा है, तो ऐसे केस में उतने पॉइंट की जो इनकम है वो तुम्हारी भारत की इनकम मान ली जाएगी। सेकेंड पॉइंट, अगर तुम्हारी कोई तुम विदेश में रह रहे हो बट तुम्हारा इंडिया में कोई प्रॉपर्टी, कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, या तुम रियल एस्टेट के अंदर तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखे और तुमको हो रही है इन्वेस्टमेंट इनकम, या तुम्हें हो रही है कोई रेंटल इनकम, तो वो जो रेंटल इनकम है वो भारत में इनकम डीम टू बी एक्वाराइज इन इंडिया मान के तीनों की तीनों केस में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, थ्रू और फॉर्म एनी एसेट्स और सोर्स इनकम इन इंडिया। मान लीजिए कि नॉन रेजिडेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भारत से ही है, तो ऐसे केस में उस इनकम को इनकम डीम्ड टू बी एक्वाराइज इन इंडिया मान लेंगे। सर आपने दोनों के एग्जांपल दिए, थर्ड के भी दे दो ना। हाँ ठीक है, मैं थर्ड का भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब मान लीजिए उसने प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट की होती तो वो सेकंड पॉइंट में कवर हो जाता। अभी नॉन रेजिडेंट ने क्या किया है, इंडिया में 10 कार खरीदी और उन 10 कारों को उसने ओला उबर पे चलवा दिया और वो चलती है भारत के अंदर। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो ओला उबर भारत में चल रही है तो उसने भारत में एसेट्स में क्या किए, इन्वेस्टमेंट किए। अब क्योंकि उसने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किए तो उसकी इनकम जो है वो तो सीधा कहां जा रही है, अब्रॉड में जा रही है। बट ये बताइए एक्वाराइज कहां हुआ है वो? सर वो तो इंडिया में, क्योंकि वो जो कार है वो इंडिया में चल रही है और कार खरीदी भी इंडिया में गई, यानी एसेट्स कहां की है, भारत की है। तो ऐसे में उन कारों से जो भी आपने इनकम कमाई है वो इनकम डीम्ड टू बी एक्वाराइज इन इंडिया मान ली जाएगी, भले वो इंसान जो है वो बाहर क्यों ना रहता हो। अब आपको बात समझ रही? सर जरा हमारे भी एग्जाम्पल ले लो ना, हम जैसे रेजिडेंट के। भाई देखो तुम्हारे एग्जाम्पल नहीं लूंगा। सर क्यों ऐसा, क्या हमने कुछ गलत किया? नहीं, तुम्हारे मैं एग्जांपल इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि तुम तो रेजिडेंट हो और रेजिडेंट को तो गवर्नमेंट ने वैसे ही बोल रखा है कि ग्लोबल लेवल पे कुछ भी इनकम रेजिडेंट कमाएगा तो वो तो टैक्स हो जाएगा, तो तुम्हें तो सोचना ही है। ठीक है सर, समझ गए? आप इसीलिए नहीं बोल रहे थे ना? हाँ मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था, मुझे पता है तुम्हारे दिल पे लग रही हुई चीज़ है कि सर हम भारतीय, इस बात का ही हमें एक प्राउड भी है और थोड़ा सा नुकसान भी है कि अगर हम एक भारतीय है, इंडियन सिटीजन है और इंडिया के रेजिडेंट है तो हमें हमारी इंडिया की इनकम पे और ग्लोबल इनकम पे दोनों पे ही टैक्स देना पड़ेगा। तो भैया हमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें तो दिमाग लगाना नॉन रेजिडेंट वालों के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ इधर, ज़्यादा अफसोस में मत आओ। फोर्थ पॉइंट, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। अभी देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं आपको कैपिटल गेन्स पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर मैं ना आपको जो ट्रांसफर लिखा हुआ है ना इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। जो ट्रांसफर का सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 और वहां पर मैं आपको कैपिटल एसेट्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। द सेक्शन इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, वहां पर मैं बताऊंगा कैपिटल एसेट्स क्या होता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। वहीं मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है। सर अभी क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि देखो उसके अंदर डिटेल डिस्कशन होने वाली है, तो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी क्योंकि प्राइमा फेसी पॉइंट आए तो हमें कुछ तो दिमाग में एक बेस बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं बेस तो बना दूंगा आपका। सुनिए, देखिए अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है, देखिए एसेट्स दो टाइप की होती है, करंट और एक कैपिटल। करंट एसेट्स वो होती है जिसको आप बिजनेस में इसलिए खरीदते हो ताकि उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के थोड़ा बहुत प्रोसेस करके आप उसको फर्दर बेच पाओ, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड लाइक, राइट। बट जो हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं वो बिजनेस में डायरेक्टली यूज नहीं होते, बट यस बिजनेस में वो सहायक होती हैं। अगर मैंने अपने पास एक फर्नीचर की शॉप खोली और रॉ मटेरियल के तौर पे मैंने लकड़ियां खरीदी, उन लकड़ी से बैट बनाया, दैट इज माई स्टॉक इन ट्रेड मीन्स करेंट एसेट्स, राइट। बट अब क्या है कि मैंने मेरे शोरूम के अंदर एसी खरीदा हुआ है, मैंने शोरूम के अंदर कुछ फर्नीचर खरीदा हुआ जिस पर मेरे गेस्ट लोग आकर बैठेंगे, मेरे कस्टमर्स आकर बैठेंगे, तो वो जो मैंने शोरूम का फर्नीचर खरीदा है, जो मैंने एसी खरीदा है, वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? कैपिटल एसेट्स। मैंने उसको इसलिए नहीं खरीदा कि मैं उसे बेच पाऊं, बट वो मेरे बिजनेस में सहायक है, वो एंसिलरी ट्रेड मतलब मेन बिजनेस को चलाने में जरूरी है, तो वो मेरे लिए कहलाती है कैपिटल एसेट्स। ऐसी कैपिटल एसेट्स को जब भी आप ट्रांसफर करते हैं यानी आप बेचते हैं तो उससे अगर आपको कोई गेन हो जाता है वो भी भारत के अंदर, तो इसको हम इनकम डीम्ड टू बी एक्वाराइज इन इंडिया मान लेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक फिरंगी है,
मतलब नॉन रेजिडेंट है, उसने भारत के अंदर क्या कर रखा था, कुछ एसेट्स वगैरह लाइक कैपिटल एसेट्स को खरीद रखा था। जैसे मैंने आपको नहीं बोला कि ओला उबर पे वो कारें चलवाता है, तो उसने 10 कारें खरीद रखी हैं। अब 10 कारें चलाते हुए 10 साल हो गए, अब उसे लगा कार खराब हो चुकी है, तो चलो कार को बेच दे। कार को बेचने से अगर उसको कोई गेन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बी अ कैपिटल गेन। वो कैपिटल गेन माना जाएगा इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया, कि वो इनकम डीम्ड मानी जाएगी भारत में हुई है और अराइज भी भारत में हुई है, तो वो सेक्शन 9 के अंदर टैक्स कर दिया जाएगा, भले वो नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो। तो यानी अगर एक नॉन रेजिडेंट है और वो इन 4 सोर्सेज से इनकम कमा रहा है भारत के अंदर, तो यस वो भारत के अंदर टैक्स भी किया जाएगा और ये माना जाएगा कि ये भारतीय इनकम है एज पर सेक्शन 9। तो चलो अभी ना पूरी क्लास को सम अप करते हैं, मतलब जितना भी अभी हमने पढ़ा उसको जल्दी से सम अप करते हैं सो दैट हमारे माइंड में क्लैरिटी आ जाए। सर सुनिए प्लीज, थोड़ा आराम से चलाएंगे। हाँ बिल्कुल आराम से चलाऊंगा, ठीक है। हमने देखो प्रीवियस क्लासेस सेक्शन नंबर 5 से शुरू की थी। हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम में 2 पॉइंट पढ़े, सेक्शन 7 और सेक्शन 9, और कहा था अगर सेक्शन 7 तुम्हारी कोई इनकम है तो तुम्हें इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, दूसरा सेक्शन 9 वाली इनकम है तो भी तुम्हें इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो सेक्शन 7 था वो तो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया था, और सेक्शन 9 क्या है, इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया। तो एक्रू अराइज इन इंडिया किस केस में मानेगी, 4 केसेस में। पहला केस, अगर तुम्हारा बिजनेस का कनेक्शन जो है वो भारत से है, तुम्हारा कोई एजेंट वगैरह बिजनेस कर रहा है इंडिया से कर रहा है और तो एजेंट जो है वो तुम पर डिपेंडेंट है, तो ऐसे केस में जो भी इनकम तुमने इंडिया से कमाई है तो वो नॉन रेजिडेंट के हाथों में क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी नॉन रेजिडेंट की प्रॉपर्टी अगर वो भारत में है और उससे उसे कोई रेंटल इनकम हो रही है, तो वो रेंटल इनकम भी इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मान के भारत में ही टैक्स कर दी जाएगी, भले आप नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो। तीसरा है थ्रू और फॉर्म एनी एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। अगर तुम्हारे पास कोई भी एसेट्स है जिससे आप कोई इनकम कमा रहे हो, मैंने इसमें कार को रेंट वाला एग्जांपल दिया था, ओला उबर में चलाने वाला। अगर तुम्हारी कोई एसेट्स है, कोई इन्वेस्टमेंट तुमने भारत में कर रखी है, उससे तुम्हें कोई इनकम हो रही है, तो वो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। 4th पॉइंट है थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। तुम्हारे पास कोई कैपिटल एसेट्स है जिसको तुमने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर का कई सारे मीनिंग होते हैं, बट अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं सेल वर्ड यूज करूंगा। अगर तुमने कोई कैपिटल एसेट्स को सेल किया और उससे तुम्हें कोई इनकम हुई है, तो वो इनकम तुम्हारे पास इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। यानी इन 4 केसेस के अंदर अगर कोई फिरंगी इनकम कमाएगा तो वो डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो वही लिखा है वुड बी, मैंने ऐसे करके एरो बनाया हुआ है, नहीं मैं सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है। वुड बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, ये जितने भी इनकम है ये डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, ठीक है। लेकिन अब मैं पढ़ाने वाला हूं इसकी थोड़ी सी कुछ एक्सेप्शंस, जिसमें थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी मैं अब पढ़ाऊंगा ये वाले पॉइंट 1A 1B 1C 1D 1A। ये जो 5 चीजें यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर लिखा है नॉन रेजिडेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। यदि ये वाली इनकम नॉन रेजिडेंट कमाएगा तो इसे हम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, यानी विदेशी इनकम ही मानी जाएगी और ये भारत में टैक्स नहीं होगी अगर ये 5 टाइप की इनकम है। यानी सर आप ये बोलना चाहते हो ये फर्स्ट वाले पॉइंट की एक तरह की एक्सेप्शंस है। यस बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही आप लोगों ने पकड़ा। ये वाला पॉइंट यही तो बोलता है कि अगर आपकी कोई इनकम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया से है तो वो इंडिया में टैक्स की जाएगी, बट ये वाले पॉइंट बोलते हैं कि ये फॉलोइंग इनकम है जो नॉन रेजिडेंट के केस में ये टैक्स भारत में नहीं की जाएंगी और ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो जब हम इसको पढ़ लेंगे तो इस वाले पॉइंट पर हमें क्लियरिटी और ज्यादा मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं 1A। ये सर एक्सप्लेनेशन 1A किस चीज की? एक्सप्लेनेशन 1A सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 की। इसकी एक्सप्लेनेशन 1A के अंदर दी गई है, ठीक है। देखिए, इन केस ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। अब आप बात को ध्यान से सुनना, मैंने वो वीजा वाला एग्जांपल दिया था ना, अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगा सो दैट मैं आपको ये चीज समझा पाऊं। वीजा वाले एग्जांपल में कंपनी कहाँ की थी? अमेरिका की थी। वहां पर प्रिंसिपल बैठा था और उसने एजेंट अपॉइंट किए हैं भारत में। एजेंट अपॉइंट किए कहां पर? भारत में अपॉइंट किए हैं। और जो एजेंट उसने भारत में अपॉइंट किया है वो पूरा एजेंट नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है।
जैसे फ्रेंचाइजी टाइप के नहीं ले लेते हैं, वो पूरा इंडिपेंडेंट है, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत देखता है बाकी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो ऐसे केस में अगर उसने कोई भी इनकम कमाई है तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी, वो तुम्हारी नॉन रेजिडेंट की इनकम नहीं मानी जाएगी। सर उतना क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और एग्जाम्पल दोगे? यस, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल को ध्यान से सुना। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई फिरंगी यानी नॉन रेजिडेंट बाहर विदेश में बैठा हुआ है, लाइक यूएसए में वो बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने इंडिया के अंदर क्या किया, कुछ काम धंधा किया। क्या किया? कुछ काम धंधा किया, लेकिन उस काम धंधे से उसे कोई खास इनकम जनरेट नहीं हुई है। मतलब कुछ खास क्या, बिल्कुल ही इनकम जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या, उसका कोई इनकम सोर्स भारत था? आंसर इज नो, कोई उसका इनकम सोर्स भारत नहीं था, और जो भी उसने इनकम कमाई वो आउटसाइड इंडिया कमाई है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर नॉन रेजिडेंट है, उसका पूरा बिजनेस बाहर है, बट उस देश में भी है, बट उस देश से उसे कोई इनकम ही नहीं हुई, तो क्या उस साल हम ये बोलेंगे कि उसने सेक्शन 9 की कोई इनकम कमाई है, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया? सर नहीं बोलेंगे। तो वही पॉइंट तो ये बोल रहा है पहला, कि अगर कोई ऐसा केस जिसमें बिजनेस है और सारे के सारे ऑपरेशन, ध्यान से सुनो, मैंने जो एग्जांपल दिया उसको यहां फिट करो, ऑल द ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, तुमने भारत में कोई ऑपरेशन ही नहीं किया, तुम्हारी भारत में कोई सेल्स ही नहीं हुई, तुम्हारी भारत से कोई इनकम रिसीट ही नहीं हुई है, यानी कोई ऑपरेशन तुम्हारा भारत से उस साल नहीं हुआ, तो ऐसे केस में उस नॉन रेजिडेंट की इनकम को डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया नहीं मानेंगे, वो आउटसाइड इंडिया मानेंगे, यानी फॉरेन इनकम मानेगा। फॉरेन इनकम पे हम टैक्स नहीं लेते। किससे? नॉन रेजिडेंट से। आर होता तो ले लेते हैं, बट नॉन रेजिडेंट से नहीं लेंगे। तो सर ये सारे पॉइंट नॉन रेजिडेंट के हैं? यस, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, ये सारे के सारे पॉइंट किसके हैं? नॉन रेजिडेंट के हैं। तो अब मेरी बात को दोबारा से सुनो, यदि एक नॉन रेजिडेंट है जो बिजनेस बाहर से कर रहा है, बट इंडिया में उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई भी ऑपरेशन मतलब इनसाइड इंडिया उसका कुछ भी माल नहीं बिका, तो क्या ऐसे में क्या उसकी किसी भी इनकम जो उसने अब्रॉड से कमाई, क्या उसको हम इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया मान ले? आंसर इज नो। तो वही पॉइंट तो लिखा है कि इन केस ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, सारा ऑपरेशन भारत से हुआ ही नहीं। अरे जब भारत से नहीं हुआ तो भाई जब उससे हम कोई इनकम भारत की इनकम क्यों मान लेंगे? बिल्कुल लॉजिक है। सेकेंड पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। अब ध्यान से सुनो, एक नॉन रेजिडेंट है, उसने भारत में देखा कि भारत के अंदर हाथी के दांतों से ना कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, हाथी के दांत से बनाए हुए प्रोडक्ट पूरी तरीके से जो है ना इलीगल माने जाते हैं, बट मान लेते हैं कि अभी ये फिलहाल लीगल है, मान लेते हैं अभी फिलहाल ये क्या है, इलीगल है। अगर गवर्नमेंट के चैनल से वो काम किया जा रहा है, इलीगल तस्करी वगैरह नहीं की जा रही, तो ठीक है। अभी क्या हुआ कि भारत में उसने क्या किया, हाथी दांत को काट करके, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेके कटिंग करके उस हाथी दांत को इसने बाहर एक्सपोर्ट किया, बाहर एक्सपोर्ट किया। अब ऐसे में बताओ, जो उसने परचेजेस भारत से किया और बाद में उसने एक्सपोर्ट किया, क्या इससे उसे कोई इनकम हुई? सर नहीं, उसने तो सिर्फ क्या किया कि बाहर बैठे नॉन रेजिडेंट की परमिशन पे, उसकी गाइडलाइंस पर उसने इंडिया से माल खरीदा और उसने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। जब इंडिया से माल खरीदा, उसने एक्सपोर्ट कर दिया, तो इनकम कहां हुई भाई? ये तो परचेज है, इनकम कहां है भैया? इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है ना, ये कोई इनकम है? कि अगर एक नॉन रेजिडेंट भारत में शॉपिंग कर रहा है और उसने देखा कि हाँ भाई यहाँ सदर बाजार में तो 10 के 5 टॉप मिल रहे हैं और 100 रुपए की जींसें मिल रही है जनपद मार्केट में इंडिया गेट के पास, तो भैया वो खरीद लेते हैं और इसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे और बाहर इन्हें हजार डॉलर की बाहर बेचेंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये इंडिया की इनकम मानी जाएगी? अरे भाई उसने इंडिया से खरीदा है, इंडिया के थ्रू बेचा नहीं है, इंडिया से माल खरीदा, एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? इंडिया से परचेज है और उसने अपने होम कंट्री में भेज दिया। तो क्या इसमें नॉन रेजिडेंट की कोई इनकम मानोगे? भाई तो जबरदस्ती मत करो, ठीक है? नहीं, हाँ सर आप बिल्कुल सही करो, हम ऐसे में उसको इनकम नहीं ट्रीट करेंगे, यानी ये नॉन रेजिडेंट की इनकम नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल सही कहा। तो परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू एक्रूड एज इन इंडिया, ये वाली इनकम भी डीम्ड टू एक्रूड एज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट, कलेक्शन ऑफ न्यूज और व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। अगर भारत में किसी नॉन रेजिडेंट के द्वारा कोई न्यूज और व्यूज को कलेक्ट किया जाता है और उसको टेलीकास्ट और ट्रांसमिशन विदेश में किया जा रहा है, भारत में नहीं विदेश में, तो ये इनकम भारत की इनकम नहीं मानी जाती है, ये प्योरली विदेशी इनकम यानी फॉरेन इनकम ही मानी जाती है। और फॉरेन इनकम पे नॉन रेजिडेंट कभी टैक्स पे नहीं करता, क्योंकि ये उसकी इंडिया की इनकम मानी ही नहीं जाती है। सर एक आध एग्जाम्पल दे दो ना। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। आपको याद है स्लम डॉग मिलियनेयर? आप में से किसी ने देखी है स्लम डॉग मिलियनेयर?
वो जय हो वाला गाना याद है किसने गाया था? एक बार कमेंट करके बता दो वो किसने गाया था, ठीक है। और ये भी बता देना जय हो वाली जो मूवी थी वो कब आई थी, ठीक है। अब जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे ऐसा है नहीं, थोड़ा बहुत है ऐसा, बाकी थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा अपने लिए एग्जाम्पल को। जैसे कि जो जय हो मूवी जिसने बनाई थी उसका जो डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, वो दोनों के दोनों नॉन रेजिडेंट थे, इंडिया के बाहर रहते थे। उन्होंने देखा कि इंडिया में मुंबई के अंदर स्लम एरिया है, स्लम समझ रहे हो ना, जहाँ पर झोपड़पट्टियाँ ज़्यादा होती हैं। एक तरफ मुंबई में माया नगरी है, बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, बॉलीवुड पूरा वहाँ बसा हुआ है, और एक तरफ पूरा का पूरा क्या है, स्लम एरिया है। फिलहाल अभी क्या है कि अडानी को एक ग्रुप दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट कि वो उन स्लम्स को हटा के वहाँ पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए और उन स्लम होल्डर्स को वहाँ पर क्या दे दे, रेजिडेंशियल हाउस दे दे, सो दैट वो स्लम वहाँ से हटाया जा सके। तो अभी तो प्रोजेक्ट दिया गया, देखो शायद 2-4 साल अभी लग जाएंगे उस काम को पूरा कंप्लीट होने में। बट मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि बाहर के लोग इंडिया के उस स्लम पर एक मूवी बनाने के लिए आए, तो उन्होंने उस मूवी की पूरी जो टेलीकास्टिंग है, ठीक है, तो वो टेलीकास्टिंग उन्होंने कहाँ से की, इंडिया से की, लेकिन उस पूरी मूवी को उन्होंने टेलीकास्ट बाहर किया। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि जब दिल्ली के अंदर कोई इंडिया गेट पर आता है, जामा मस्जिद जाता है, वो चांदनी चौक जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, वो पतली पतली गलियों में जो ई रिक्शा चल रहे होते हैं, जो रिक्शा चल रहे होते हैं ना, उसमें बैठ के वो पतली पतली गलियों के फोटोज़ खींचता है, और वो अब्रॉड में दिखाते हैं कि देखो इंडिया कितना पुअर कंट्री है, वो ये भी दिखाते हैं। यानी उन्होंने न्यूज़ और व्यूज़ कहाँ से कलेक्ट किए, भारत से कलेक्ट किए, और उसको डिस्प्ले कहाँ किया, उसको कहाँ दिखाया गया, किसके चैनल पे, बाहर, इंडिया के बाहर जो भी चैनल है वहाँ पर दिखाया गया, इंडिया में नहीं दिखाया गया। तो एक बात बताओ, न्यूज़ एंड व्यूज़ तुमने इंडिया से कलेक्ट किया, तुम्हारी टीआरपी बढ़ाने के लिए तुमने बाहर इस्तेमाल किया, तो वो इनकम तो बाहर की मानी जाएगी ना, वो इनकम भारत की थोड़ी मानी जाएगी। हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो इनकम भारत की नहीं मानी जाएगी। तो वही पॉइंट हमारा, कलेक्शन ऑफ न्यूज़ और व्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। सर अभी एक एग्जांपल हम आपको दें, आप आंसर दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। सर मान लो कि वो जो न्यूज़ एंड व्यूज़ है वो उन्होंने बाहर चलाई, बट कुछ न्यूज़ एंड व्यूज़ उन्होंने इंडिया में भी चला दी। दोस्तों अब आप गलत बोल रहे हो, अब आप गलत हो रहे हो। अगर उसने न्यूज़ एंड व्यूज़ इंडिया में चला दी तो फिर वो सेक्शन 9 में कवर हो जाएगा और वो इनकम डीम्ड टू बी एक्यूरेट इन इंडिया मान लिया जाएगा, क्योंकि मैंने साफ साफ बोला ये डीम्ड टू बी एक्यूरेट इन इंडिया नहीं माना जाएगा अगर वो ट्रांसमिट हुई है आउटसाइड इंडिया। जो भी न्यूज़ एंड व्यूज़ यहां से कलेक्ट किए गए उसको ट्रांसमिट बाहर किया जा रहा है, इंडिया में नहीं किया जा रहा। अगर वो बाहर किया जा रहा है तो वो इंडिया की इनकम नहीं मानी जाएगी, डीम्ड टू बी एक्यूरेट इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। बट अगर वो ट्रांसमिट भारत में कर दी गई है तो यस वो भारतीय इनकम मान ली जाएगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो? यस बिल्कुल समझ पा रहे हो। सर एक बार और पढ़ा दो, कलेक्शन ऑफ न्यूज़ और व्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। इंडिया से न्यूज़ और व्यूज़ को कलेक्ट किया गया और उसका जो ट्रांसमिशन है वो इंडिया के बाहर किया गया। ट्रांसमिशन का मतलब होता है उसको टेलीकास्ट करना, उसको दिखाना, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है शूटिंग इन, ये देखिए 1D शूटिंग ऑफ सिनेमाग्राफिक फिल्म इन इंडिया। अब ये क्या है सिनेमाग्राफिक फिल्म इन इंडिया? यहाँ पर जो मैं स्लम डॉग मिलियनेयर वाली मूवी है ना उसकी बात कर सकता हूँ, स्लम डॉग मिलियनेयर जो थी ना उस मूवी की बात कर सकता हूँ। बट मैं मूवी में थोड़ा सा चेंज करूँगा। देखिए स्लम डॉग मिलियनेयर को बनाने वाले जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो इंडिया के बाहर के थे। इंडिया में उन्होंने शूटिंग की मुंबई के स्लम्स की और उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह स्लम के अंदर एक डायमंड था जो वहाँ से उभर के निकला था। उसने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से गो थ्रू किया और कैसे लाइफ में आगे बढ़ा, उन्होंने पूरी मूवी इस पर बनाई है। अब मान लीजिए कि ये मूवी बनाने वाले ये दोनों के दोनों कौन थे? नॉन रेजिडेंट थे, और इन्होंने इस मूवी का जो टेलीकास्टिंग है वो इंडिया के बाहर किया। तो ऐसे केस में क्या ये इनकम इंडिया की इनकम मानी जाएगी? आंसर इज नो। बट उन्होंने इंडिया को बाहर भी रिलीज़ किया और इंडिया में भी रिलीज़ किया, तो जो बाहर रिलीज़ किया वो इंडिया की इनकम नहीं मानी जाएगी। बट जो इनकम उन्होंने इंडिया में रिलीज़ करके कमाई है वो इनकम मानी जाएगी सेक्शन 9 के अंदर, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया। बोलो आप बात समझ पा रहे हो? ये सर बिल्कुल अब हमें समझ आ गया कि अगर कोई मूवी की शूटिंग वगैरह सब भारत में हुई है और उसकी जो टेलीकास्टिंग और जो मूवी रिलीज़ की गई है वो इंडिया के बाहर रिलीज़ की गई है, तो इससे कोई भारत को फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनकम भारत की इनकम नहीं मानी जाएगी। बट अगर उसमें, ध्यान से सुना, अगर उसमें कहीं कोई मूवी रिलीज़ भारत में कर दी जाती है तो उससे अगर उससे कोई इनकम होती है तो वो भारत की इनकम मान ली जाती है। इसमें ना कुछ स्पेशल पॉइंट है, एक बार पहले इतना पढ़ो फिर मैं स्पेशल पॉइंट भी आपको बताता हूँ। शूटिंग ऑफ सिनेमाग्राफिक फिल्म इन इंडिया, ठीक है भाई, शूटिंग अगर हुई है सिनेमाग्राफिक मूवी की इंडिया में तो वो इंडिया में डीम्ड टू बी एक्यूरेट नहीं मानेगी। कब नहीं मानी जाएगी? जब कोई इंडिविजुअल
उस मूवी को जो बनाने वाला प्रोड्यूसर या डायरेक्टर है वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो फर्म है जो उस मूवी को बना रही है, अ फर्म डज नॉट हैव एनी पार्टनर हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी पार्टनर फर्म का जो उस काम को कर रहा है इंडिया में आके, उस सिनेमाग्राफिक मूवी को बना रहा है, उसमें कोई पार्टनर इंडिया का नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो सिटीजनशिप हो, इंडिया की नहीं होनी चाहिए, वो दोनों के दोनों फिरंगी ही होना चाहिए। थर्ड है, अ कंपनी विच डज नॉट हैव एनी शेयर होल्डर हु इज सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी उस पर्टिकुलर कंपनी जिसने उस मूवी को डायरेक्ट किया है उस कंपनी का कोई शेयर होल्डर भारत का नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा माने कि भारत का उस पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस था तो इस वजह से वो इंडिया में टैक्स कर दी जाएगी। बट अगर उसका कोई लिंक इन तीनों में से नहीं है तो याद रखना, ऐसे में जो इनकम उन्होंने कमाई है वो इनकम प्योरली आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी, वो इन इंडिया की इनकम नहीं मानी जाएगी। समझ आ रहा है सर? इस पर थोड़े एग्जांपल दे दोगे सो दैट ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। अरे बिल्कुल मैं एग्जांपल दूंगा, आप बोलो तो सही। सर एग्जांपल कुछ ऐसा होने वाला है आपका, जस्ट एग्जांपल सुनिए। एग्जांपल ये है कि एक नॉन रेजिडेंट है जो कि यूएस के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने एक पार्टनरशिप की एक इंडियन के साथ, ठीक है। तो दो हैं उसमें यूएस के पर्सन और एक है उसमें इंडिया का रेजिडेंट जो यूएस में ही रहता है, ठीक है। बट इंडिया का क्या है, वो सिटीजन है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो रहता यूएस में है बट सिटीजन कहाँ का है, इंडिया का है, ठीक है। यानी वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट एक तरह का, बट सिटीजनशिप कहाँ की, उसकी भारत की है। अब क्या हुआ, इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी खोली और कंपनी खोलने के बाद इन्होंने सोचा इंडिया में आकर ना हम यहाँ पर मूवी की शूटिंग्स करेंगे और शूटिंग करके छोटी छोटी शॉर्ट्स मूवी वगैरह बना के हम इसमें गाने पीछे से अपलोड करेंगे अपने इंग्लिश गाने और इसको हम रिलीज कर देंगे। और रिलीज कहाँ करेंगे, यूएस में ही करेंगे, इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे। तो वो तीनों के तीनों लोग यहाँ पर आते हैं कनॉट प्लेस में, सीपी में, और सीपी में ये एक एक मिनट की रील्स बनाना शुरू करते हैं ताकि इन्हें बैकग्राउंड इंडिया का मिल जाए। ये वहाँ पर सेंट्रल मॉल में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर ये एक एक मिनट की रील्स बना रहे हैं। और रील्स को बनाने के बाद ये वापस यूएसए चले जाते हैं और उसमें पीछे सॉन्ग्स वगैरह अपलोड करके ये लोग इनकम कमा रहे हैं। और कहाँ से कमा रहे हैं, यूएस से कमा रहे हैं। देखे तो शूटिंग वगैरह कहाँ की इन्होंने, भारत में की। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या ये इनकम सेक्शन 9 के परमिट एरिया के अंदर आती है, यस और नो? पहले मुझे आंसर करो। आंसर यस और नो करोगे तो आगे लिखना उसका रीजन भी, ये नहीं खाली यस और नो कर दो, मेरे समझ में नहीं आएगा, रीजन भी देना आप लोग, ठीक है। और ईमानदारी से देना, वीडियो को पॉज करके। तो देखिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूरेज इन इंडिया मानी जाएगी। एक मिनट सर, आपने तो बोला वो फिरंगी है और इसको कहीं को इंडिया में रिलीज़ नहीं किया गया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पर एक बात और तो लिखवाई थी कि कोई इंडिविजुअल सिटीजन नहीं होना चाहिए इंडिया का। उन्होंने जो कंपनी सेटअप की है उनमें 3 पार्टनर है, 2 तो यूएस के, एक यूएस का ही रेजिडेंट है, बट सिटीजनशिप कहाँ की है उसकी, इंडिया की है। तो ऐसे केस में सिटीजनशिप का एक पॉइंट आ गया ना, तो हम तो कह रहे हैं भैया बंदा तो हमारा, तो इनकम हमारी। तो ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूरेज इन इंडिया मान ली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखो, इनकम टैक्स पढ़ते हो दिमाग खोलना पड़ेगा। अगर आप यूँ सोचो कि एक कॉमन सेंस से आंसर निकल जाएगा तो नहीं, आपको एक्स्ट्रा 6 सेंस लगाने पड़ेंगे। और सर मान लो 6 सेंस ही नहीं हो हमारे पास, तो जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो हम भी क्या कर सकते हैं भाई। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ नहीं होती है, दिमाग बचपन से नहीं कुंद होता, करते हो आप लोग, जब सोचते नहीं हो तो वो हो जाता है। सोचो आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, सर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इधर आओ, दिमाग को थोड़ा खोल के रखो, चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, कुछ भी डिफेक्ट नहीं है, अपने आप को बना रखा है तुम लोगों ने ऐसा। ध्यान से दो सुनो, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था कि 3 लोग हैं, उसमें एक इंडिया का सिटीजन है, उन्होंने मूवी की शूटिंग भारत में की क्योंकि वो एक इंडियन सिटीजन है। तो वो जो भी इनकम उन्होंने इंडिया में शूट करके विदेशों से कमाई है वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूरेज इन इंडिया मान लिया जाएगा। सर अब तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, अब हम कभी नहीं फंसेंगे। तो पॉइंट को दोबारा पढ़ेंगे, शूटिंग ऑफ सिनेमाग्राफिक फिल्म इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया है तो ये डीम टू बी एक्रूरेज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है। कोई भी इंडिविजुअल उसके अंदर सिटीजन नहीं होना चाहिए इंडिया का, या अगर फर्म है तो कोई पार्टनर इंडिया का सिटीजन या इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, और यदि वो कंपनी है तो उसके कोई शेयर होल्डर इंडिया के सिटीजन या रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस नॉन रेजिडेंट के द्वारा इस शूटिंग से जो भी पैसा कमाया गया विदेश के अंदर वो इनकम इंडिया की नहीं मानेगी, वो डीम्ड टू बी एक्रूरेज इन इंडिया नहीं मानेगी। साफ साफ लिखा हुआ है, नॉन रेजिडेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू एक्रूरेज इन इंडिया। बोलो क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। फिर लास्ट पॉइंट हमारा, एक्टिविटी कन्फाइंड टू डिस्प्ले रफ रॉ डायमंड इन स्पेशल नोटिफाइड जोन। देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल बहुत रियलिस्टिक दूंगा। रियलिस्टिक मतलब पूरा 100% रियल एग्जांपल है, ठीक है, कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं है। पहले इस एग्जांपल को
इस पॉइंट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बेस बनाते हैं कि ये एग्जांपल आया क्यों यहाँ पर, ये पॉइंट ही यहाँ पर क्यों बनाना पड़ा सरकार को, उस पॉइंट पर आते हैं। देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पूरे वर्ल्ड में जो 195 नेशंस हैं, 195 कंट्रीज़ हैं, उन सभी कंट्रीज़ के अंदर अकेला भारत डायमंड इंडस्ट्री के अंदर 95% का शेयर लेकर बैठा हुआ है। यानी वर्ल्ड में अगर 100% डायमंड की कवरेज है तो 95% डायमंड की जो पॉलिशिंग और कटिंग की जाती है वो भारतीय इंडस्ट्रीज करती है, 95%। बचे 5% में बाकी कंट्रीज करती है। यानी कितना बड़ा डोमिनेंसी हमारे भारत ने यहाँ पर दिखाई है। तो इसी के चलते, क्योंकि हमें एडवांटेजेस का पता है, हम हीरो को तराशने में, भाई कोहिनूर का हीरा ऐसे थोड़ी इंडिया वालों से छीनकर वो लोग ले गए या चोरी करके ले गए, कौन, ब्रिटिशर्स। उन्हें पता था भाई साहब ये जो कोहिनूर का हीरा है ऐसे भारत रत्न तो भारत में ही पाए जा सकते हैं। अब सुनिए, जो हीरे को तराशना, हीरे की कटिंग करना, उसकी पॉलिशिंग करना और उसको हीरा बना देना प्योर फॉर्म में, तो ये काम इंडिया बहुत अच्छे से करती है। और इसी के चलते अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, गुजरात के सूरत के अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने सेटअप की है। और उसके अंदर मैं बता दूं, वो जो कंपनी है ना, वो जो इंडस्ट्री है वो प्योरली डायमंड इंडस्ट्री है। और वो इतनी ह्यूज साइज की है कि वो इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री बन गई है। नंबर 1 इन द सेंस वॉल्यूम के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, काम करने के मामले में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के मामले में, एरिया के मामले में, हर तरीके से वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिजनेस बिल्डिंग बन चुकी है वो। यूएस के बाद पहला नंबर जो है वो हमारा ही आता है। यूएस के बाद नहीं बल्कि यूएस से पहले हमारा नंबर आता है। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप डेटा को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बिल्डिंग की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुजरात के सूरत में अवेलेबल है, ठीक है। और रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें जितने भी डायमंड व्यापारी हैं वो इसके अंदर अपने डायमंड को सेल परचेज करेंगे। विकिपीडिया का मैंने लिंक लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सूरत डायमंड बोर्स। क्या नाम दिया है? SDB। सूरत डायमंड बोर्स इज अ डायमंड ट्रेड सेंटर लोकेटेड इन ड्रीम सिटी। और उस सिटी को नाम क्या दिया गया? ड्रीम सिटी, जो कि गुजरात के सूरत में है, इंडिया के अंदर। डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट फर्म, ये आर्किटेक्ट फर्म का नाम दे रखा है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड ट्रेडिंग हब विद अ फ्लोर स्पेस 6,60,000 स्क्वायर मीटर, 7,71,00,000 स्क्वायर फीट, एज वेल एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग अहेड पेंटागन। तो पेंटागन जो है ना वो पहले सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग मानी जाती थी। अब पेंटागन को पीछे छोड़ के हमारी भारत की सूरत इंडस्ट्री, जिसमें डायमंड इंडस्ट्री, डायमंड के व्यापारी होंगे, ये इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। सर इस इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है? जैसे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, एक पूरा हब बना दी, इसमें क्या होता है? देखिए होता ही है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक मॉल में जाते हो, सारी सुख सुविधाएं आपको वहीं पर मिल जाए, आपको बच्चों के कपड़े भी वहीं मिल जाए, बड़ों के भी मिल जाए, आपको म्यूजिक सिस्टम भी, खाना पीना भी, लग्जरियस चीज़ें भी अगर एक ही रूफ में मिल जाएंगी तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। होगा नहीं होगा? यस सर। वैसे ही अगर डायमंड इंडस्ट्री वालों को ये बोला है कि तराशने के लिए तुम्हें उधर जाना पड़ेगा, फिर इसकी पॉलिशिंग के लिए तुम्हें 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन में आने का खर्चा होगा, ऊपर से एक रिस्क रहेगा कि इतने बड़े हीरे लेकर जा रहे हो, चोरी डकैती ना हो जाए, तो बहुत रिस्क होता है। तो मोदी जी ने एक बड़ा सा ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना के सारी सुख सुविधाएं उन्हें वहीं पर दे दी। इवन वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज पॉलिशिंग कराती है सब भारत से ही करवाती है। तो जब यहाँ पर भारत में हीरा आएगा रॉ फॉर्म में, उसकी कटिंग पॉलिशिंग भारत में की जाएगी, फिर उसको वापस उस कंट्री में भेजा जाए, तो उसमें एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की क्लियरेंस लेनी होती है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दबा के हो रहा है, तो ऐसे केस में वो क्लियरेंस वहीं पर उनके ऑफिस में ही अगर मिल जाएगी तो क्या उन्हें बार बार डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा? क्या बार बार जूते चप्पल उन्हें घिसने पड़ेंगे? आंसर इज नो। सारी चीज़ अगर एक ही बिल्डिंग में मिल जाएंगी तो इससे क्या होगा कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का जो मूवमेंट करने का टाइम है वो कम से कम जाएगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम होगा। और इसी विजन के साथ ये सूरत डायमंड्री ब्रॉस जो बनाया गया वो इसी विजन से बनाया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिले। अब जो मैंने आपको चीज़ बताई ना, उससे आप इसको कोरिलेट करिए, तभी आप चीज़ को समझ पाएंगे। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। बात यह है कि भारत के अंदर गुजरात के सूरत में इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाई गई है। आपको क्या लगता है इसमें सिर्फ इंडियंस काम करते होंगे, विदेशी लोग नहीं आते होंगे? यस आते होंगे। कई लोग तो ऐसे आते हैं फिरंगी लोग जो यहाँ पर अपना डायमंड डिस्प्ले में रखना चाहते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप हमारा डायमंड अपने शोरूम में डिस्प्ले के तौर पे रख लो, अगर बिक जाए तो इतना परसेंटेज तुम रख लेना, बचा हुआ हमको दे देना, क्योंकि भैया तुम तो इंडिया हो, डायमंड कोहिनूर का हीरे का तुम हब हो, तो भैया ये काम तो तुम अच्छे से कर पाओगे, तुम्हारे यहाँ पर ही हमारा डायमंड बिक सकता है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। अभी कौन विनती कर रहा है? नॉन
नॉन रेजिडेंट विनती कर रहा है यार प्लीज़ इंडियन प्लीज़ अपनी दुकान पे ना मेरा हीरा डिस्प्ले कर लो। डिस्प्ले का मतलब है उसे रख लो। अगर कोई इंसान आके ऑर्डर देता है मुझे फ़ोन कर देना, 2 दिन के अंदर मैं अमेरिका से हीरा तुम्हारे यहाँ भिजवा दूँ और तुम उसको बेच कर इतना कमीशन तुम रख लेना, बचा हुआ पार्ट मुझे देना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत हीरे तुम्हारे यहाँ पर बिक जाएंगे, प्लीज़ मेरा हीरा। अब ध्यान से सुना, यहाँ पर नॉन रेजिडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, हम इंडियंस को, कि प्लीज़ अपना हीरा उस सूरत डायमंड इंडस्ट्री हब में रख लो या और भी इंडिया के कहीं जो डायमंड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर डिस्प्ले में रख लो। तो ऐसे में उसने जो इनकम कमाई है ना नॉन रेजिडेंट ने, वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो वही लिखा हुआ है एक्टिविटी कन्फाइंड टू डिस्प्ले रफ डायमंड इन स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन, इसको SNZ बोलते हैं। स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन में अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने सिर्फ अपना डिस्प्ले में हीरा रखा है, डिस्प्ले में रखा हुआ है, वो भी रॉ हीरा, तो ऐसे केस में कोई इनकम अगर उसे होती है तो वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानी जाती है। बोलो आपको पॉइंट समझ आया दोस्तों? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, बट इसको बहुत मैं टुकड़ों में और आराम से कर रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में हर चीज़ एंटर होती है। इवन मैं इस पर एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उठाऊंगा सो दैट आपकी नॉलेज और इन्हांस हो रहेगी और चीज़ों को करने में और मज़ा आएगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको एक बार सम अप करें, क्योंकि देखो क्लास में आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, जब तक पीछे का सम अप नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा। हाँ चलो सर एक बार ना जल्दी से रिवीजन करवा दो सो दैट चीज़ें बिल्कुल स्टोर हो जाए। बिल्कुल आपका हुक्म से रखो। पर आओ फर्स्ट पॉइंट, कोई अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, सेक्शन नंबर 9 जो हमको ये बताता है इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया। वो कौन कौन सी इनकम है जो ये मानी है कि वो भारत में हो रही है, अराइज भी हो रही है और एक्रू भी भारत में हो रही है, उसे हम सेक्शन 9 में कवर करते हैं। और अगर कोई इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया है तो इट मीन्स कि वो भारत में टैक्स ही होगी। और किस किस केस में होगी, ROR के केस में भी होगी, RNOR के केस में भी होगी और NR के केस में भी टैक्स हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये बोला गया कि एनी इनकम एक्रू और अराइज टू द SSC इन द प्लेस आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर कोई इंसान आउटसाइड इंडिया है बट उसका लिंक जो है वो भारत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है, तो ऐसे में जो भी वो इनकम कमाएगा वो इंडिया में इनकम एक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली के क्या पॉइंट है, 4 पॉइंट है। पहला है थ्रू द फॉर्म ऑफ एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर तुम भले काम बाहर से करो बट तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो ये इंडिया के लिए इनकम मानी जाएगी, डीम टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट, थ्रू अ फॉर्म ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी कोई भारत में है और उस प्रॉपर्टी को बेचकर तुमने कोई पैसा कमाया है या कोई बेचकर नहीं सॉरी रेंटल इनकम से कोई पैसा कमाया है तो इससे होने वाली इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। इस पॉइंट पर मैं अभी एक चीज़ करवाऊंगा आपको, ध्यान रखना इस चीज़ पर। थर्ड पॉइंट, थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एनी एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। अगर कोई तुम्हारी इंडिया में सोर्स ऑफ इनकम है और उससे तुमने कोई इनकम कमाई है तो ये तुम्हारी इनकम एक्रू और डीम टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी। इसके बाद थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। अगर मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट्स तुम्हारी इंडिया में है और तुमने उसको कोई ट्रांसफर किया है तो उससे होने वाली इनकम तुम्हारी क्या मानी जाएगी, इंडिया की इनकम ही मानी जाएगी। बट ये वाले जो केसेस है इसमें अगर कोई नॉन रेजिडेंट इनकम कमा रहा है तो ये डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। पहला पॉइंट कि अगर कोई एक नॉन रेजिडेंट है वो अपना बिजनेस बाहर से कर रहा है, उसको इनकम भी बाहर से हो रही है, इंडिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो इंडिया में डीम टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानेगी। दूसरा कि अगर उसने इंडिया से कोई सामान वगैरह खरीदा और उसको एक्सपोर्ट किया है तो सामान खरीदना इज नॉट अ इनकम, इट्स कॉल्ड बी एक्सपेंडिचर, तो ये इनकम इंडिया में डीम टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। कलेक्शन ऑफ न्यूज़ और व्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आउटसाइड इंडिया। अगर कोई न्यूज़ और व्यूज़ को इंडिया से कलेक्ट किया गया लेकिन उसका जो ट्रांसमिशन उसको जो दिखाने का प्रक्रिया है वो विदेश में होगी, वो भारत में नहीं होगी, तो ऐसे में नॉन रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम कमाई जा रही है वो इनकम डीम टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। फोर्थ पॉइंट है आपका शूटिंग ऑफ सिनेमैटिक फिल्म इन इंडिया। अगर कोई सिनेमाग्राफी अगर भारत में की जा रही है और उसके अंदर कोई भी रेजिडेंट या इंडिया का सिटीजन शामिल नहीं है तो उससे होने वाली इनकम भारत में इनकम नहीं मानी जाएगी, इनकम डीम टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। और एक्टिविटी कन्फाइंड टू डिस्प्ले रफ डायमंड इन स्पेशल नोटिफाइड जोन। अगर स्पेशल नोटिफाइड जोन के अंदर आप अपने डायमंड को डिस्प्ले करते हो और उस डिस्प्ले से अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो ये इनकम इंडिया की नहीं मानी जाएगी। बोलो इतना पॉइंट आपको क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया। ये वाली इनकम नॉन रेजिडेंट के केस में एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। बोलो आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 समझ आया? ये क्या पढ़ा था हमने, ये हमने पूरा जो पढ़ा है ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, दिस इज सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? सर ये फर्स्ट पॉइंट था तो बाकी पॉइंट, अरे बाकी छोटे छोटे, ये सबसे बड़ा पॉइंट था, टेंशन मत लिया करो। आओ
बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। ये क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्नड इन इंडिया। देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी की पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सैलरी की इनकम तभी मानी जाती है जब दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। तो ऐसे में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देता है, चाहे वो कैश में दे चाहे वो काइंड में दे। देखिए वो कैश की फॉर्म में देगा तो उसे हम अलाउंसेस बोलेंगे, और काइंड में देगा यानी सुविधाओं के फॉर्म में देगा तो उसे हम पर्क्स बोलेंगे यानी परक्यूजिट बोलेंगे। वो सब सैलरी का पार्ट माना जाता है। अब सुनिए, अब एक मान लीजिए कि एक नॉन रेजिडेंट है, वो भारत में काम कर रहा है और उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर से उसे कैश में कुछ भी मिल रहा है, तो क्या वो भारत में इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड रेज इन इंडिया मानी जाए या नहीं मानी जाए? प्लीज़ आप मुझे बताइए येस और नो करके। आंसर इज यस, मानी जाएगी कि वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड रेज इन इंडिया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मिस्टर एक्स है, एक नॉन रेजिडेंट है, बट वो भारत की कंपनी में जॉब करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर से उसे कुछ भी अगर सैलरी के रूप में मिलता है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, अलाउंसेस हो या वो परक्यूजिट हो, क्या वो इंडिया में इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड रेज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी? यस सर, बिल्कुल मानी जाएगी। तो वही बात तो है, ये पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में ये बात लिखी गई है। ओके सर, आगे चलिए। इसके बाद सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, ये क्या बोलता है? इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया टू इंडियन सिटीजन। अब पता है मैं इसको ना पहले एग्जांपल देकर समझाऊंगा, उसके बाद इस पॉइंट को समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हुआ। पहले एग्जांपल सुन। आप एम्बेसीज के बारे में जानते हो? एम्बेसीज क्या होती है? सर एम्बेसीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूतावास। अब आप बताओ, आप जानते हो क्या होती है? सर थोड़ा थोड़ा जानते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं। चलो आज मैं आपको बताता हूँ ये दूतावास एम्बेसीज क्या होती है, मेनली इनके फंक्शंस क्या होते हैं। होता ये कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडियंस है ना, तो हम इंडियंस को गंद फैलाने की बहुत आदत है। जस्ट एग्जांपल है, ज़्यादा वो मत हो जाए पैट्रियोटिक की, नहीं सर आप हमारे देश की बदनामी करो। अरे भाई जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए, थोड़ा बहुत तो कोरिलेट तुम भी कर सकते हो, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। हम इंडियंस को ना फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी कुछ भी कूड़ा करकट गिरा, लेज अंकल चिप्स खा रहे होंगे और उसका कूड़ा कहीं भी फेंक देंगे। आजकल तो मेट्रो में भी फेंक देते हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आम बात है हमारे लिए। अब हुआ ये कि फॉर एग्जांपल कि हमारी क्लास का एक लड़का है, जस्ट फॉर एग्जांपल शुभम, जस्ट एग्जांपल शुभम। सर अपना तो नहीं ले रहा, अरे नहीं भैया शुभम बोला, शिवम नहीं बोला, ठीक है। एक शुभम नाम का लड़का है फॉर एग्जांपल, वो लड़का क्या करता है, खूब ज़्यादा गुटखा पान मसाला खाता है, मतलब मुंह पूरे टाइम उसका भरा रहता है गुटखा पान मसाला से। और इंडिया में वही बात है, वो खाएगा, ठीक है, और प्लस मैगी मसाला। सर मैगी मसाला, अरे वो जर्दा नहीं होता, ठीक है, वो जर्दा मुँह में रखेगा, पान मसाला भरेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, यूँ उंगली रख के ऐसे पोक पोक करेगा। अब जब वो थूक रहा है तो वो इंडिया में कहीं भी थूक सकता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, 1% भी नहीं है। तो उसकी आदत तो यही लगी हुई है। बाई चांस इसको कहीं से किसी ने बोला कि भैया ऐसा तुम्हें यूएसए जाना है, 10 दिन का टूर है। सर क्या हनीमून टूर पे जा रहा है? चलो हनीमून ही समझ लो। ये बंदा, इसकी शादी हो गई और ये हनीमून टूर पर यूएसए जा रहा है। अब जब ये यूएसए जा रहा है तो यूएसए में ये अपना इंतजाम ढूंढ लाया, वहाँ पर भी ये वहाँ पर भी कोई फॉरेन ब्रांड जो है वो ले आया और मस्त मुंह में रख के खा रहा है, और ये उंगली रख के पोक पोक करने इसने शुरू किया। और जैसे ही उसने पोक किया, भाई साहब एक पुलिस वाले ने देख लिया। पुलिस वाले ने भाई साहब वो ज़मीन पे थूका हुआ चटवा दिया इससे, और कहा ये तुम्हारा इंडिया नहीं है जहाँ भी कहीं थूक दोगे, यहाँ पे थूकना अलाउ नहीं है, ये गंद फैलाना अलाउ नहीं है। पहली बात तो इसे साफ़ करो, और दूसरी बात फ़ाइन भरो। अगली बार तुम अपने आप जैसे थूकोगे वो फ़ाइन याद आएगा, अपने आप तुम अंदर कर लोगे, उससे निकल लोगे। समझ आ रही बात? अब वो बेचारा तो क्या था, उसे तो इंडिया के लॉज पता थे कि भाई इंडिया में तो ऐसा कुछ होता नहीं। इसने सोचा भाई इंडिया में क्या होता है, पुलिस वाला अगर चालान काटता है 500 का काटता है तो 100 रुपये देकर हम छुड़वा लेते हैं। इसने अमेरिका के बंदे को, उस पर्सन को, पुलिस वाले को बोल रहा है कि कुछ ले दे के काम हो जाएगा, और ले दे के ये पैसों को उसके पॉकेट में डाल रहे हैं। और भाई साहब वो अमेरिका है, वो इंडिया नहीं है ये इंडिया समझ बैठा। और इसे पुलिस वाले ने अब तो धर लिया, कहा अब तो तेरे पर फाइन, पेनल्टी और जेल, तीनों चीज़ें हम करेंगे, आजा बेटा तू अंदर आजा। अब शुभम बेचारा जेल में है। अब इससे पूछताछ हो रही है कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। अब इससे इंग्लिश में बात की रही है। अब शुभम कह रहा है ऊँ ऐ ई ऊँ, मतलब ये कि उसे इंग्लिश समझ ही नहीं आ रही। अब वो क्या करे, तो ऐसे में वो तो इसका पासपोर्ट देखिए ये तो समझ जाएगा ये इंडियन है। अब क्या करेंगे, इंडिया की जो एम्बेसी होगी ना अमेरिका में, उसको फ़ोन लगाएंगे और कहेंगे भाई साहब एक इंडियन जो है वो ऐसे क्राइम करता हुआ पकड़ा गया है, जल्दी से आ जाओ, इसको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अब वहाँ से क्या होगा, जो एम्बेसी, वहाँ से कोई भी इंसान आएगा, वो देखा भाई साहब ये तो इंडियन यहाँ पर पड़ा हुआ है जेल के अंदर, फिर पूछा जाएगा। अब सुबह में अपने रोती हुई कहानी उसको सुना रही कि ऐसे ऐसे भाई मुझे तो इंडिया की आदत लगी हुई थी, मैंने ऐसा ऐसा किया, इसको वो रिश्वत देने की कोशिश की और इसने मुझे जेल में डाल दिया। अब वो जो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे इंसान है वो इसको समझाएगा यूएस के लॉज के बारे में कि भाई यूएस से इंडिया में फ़र्क है,
ऐसा नहीं है, वो बात अलग है, इंडिया भी कुछ टाइम बाद ऐसा अच्छा हो जाएगा इन मामलों में, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रूल है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब तुम्हें 2 महीने की जेल तो होकर ही रहेगी, बट ऐसा है कि तुम ये माफ़ीनामा लिखकर दे दो और बता दो कि मैं एक टूरिस्ट हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, और ऐसा हो तो मेरे वीज़ा पासपोर्ट दोनों आप सीज कर लेना। तो ऐसे में वो रिक्वेस्ट पर आपको छोड़ दें, और आपका पीछे का बैकग्राउंड रिपोर्ट बहुत अच्छा है, कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। तो उसने उसको सलाह दी, उसको गाइडेंस दी, जिसकी वजह से शुभम सिर्फ 2 दिन जेल में रहे और उनको वहां से रिहा कर दिया गया। अब आप मुझे बताओ, ये सारी सर्विसेज किसने दी? ये फॉरेन एम्बेसी ने दी। और वो एम्बेसी कहाँ की थी? वो एम्बेसी भारत की थी। भारत में जो इंसान काम कर रहा है उसने शुभम को पूरी गाइडेंस दी और पूरे पेपर वर्क वगैरह किए। तो ऐसे ही क्या होता है ना कि हमारे जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से बाहर जाते हैं, घूमने घामने जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाते हैं, और किसी कारणवश वो वहाँ फंस जाते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में वो अपनी इंडियन एम्बेसीज में जाके अपनी लैंग्वेज, जो भी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें जाके कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो वहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसी हमारी इंडिया की ना कई सारी एम्बेसीज अलग अलग देशों में खुली हुई है। अब इनमें कौन काम कर रहे हैं? इंडियंस लोग काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? इंडियंस। अब सुनो बात को, अब ये पॉइंट आपको समझ आएगा। पहले आप ये बताओ, एम्बेसी समझ आया, एम्बेसीज का फंक्शन समझ आया। ये हर एम्बेसीज अपने नागरिकों को वहाँ पर क्या देती है? सुविधाएं देती है, कई टाइप की सर्विसेज देती है। जैसे आप वहाँ पर गए, पासपोर्ट का दिन था 10, आपको 10 दिन के लिए अलाउ किया था वीज़ा, बट आप 10 दिन से ज़्यादा वहाँ पर रुक गए तो आप इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाओगे। तो ऐसे केस में आपके पासपोर्ट के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारे कौन बताएगा आपको? वहाँ आपकी अपनी एम्बेसी वहाँ पर आपको गाइड कर देगी। ठीक है, आप सुनिए। अब मान लो कि आप सभी लोग की गवर्नमेंट जॉब लगी है और गवर्नमेंट जॉब में आपको पोस्ट मिली है आईआरएस की। यूपीएससी में आईआरएस जो होती है ना, तो आईआरएस ऑफिसर जो होता है इसको एम्बेसी का हेड बनाया जाता है। एम्बेसी का क्या बनाया जाता है? हेड बनाया जाता है। अब ये एम्बेसीज में हेड बन गया जाके, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको जैसे इसकी पोस्टिंग बाहर कर दिया। मान लो कि इंडिया का एक पर्सन था, उसने यूपीएससी क्लियर किया, उसकी पोस्टिंग कर दी गई यूएस में जो इंडिया की एम्बेसी वहाँ पोस्टिंग कर दी गई। इसका मतलब ये कहाँ चला गया है? यूएस चला गया। अब इंडियन गवर्नमेंट इसको सैलरी पे कर रही है, इसको अलाउंसेस दे रही है, इसको परक्यूजिट दे रही है। तो क्या ये इनकम डीम्ड टू बी एक्यूरेट इन इंडिया माना जाएगा? आंसर इज यस। बंदा अपना है, अगर अपना बंदा है तो ग्लोबल इनकम उस पर टैक्स हो गया। और पहले तो ये इनकम ग्लोबल नहीं, ये तो इनकम भारत की ही इनकम है। सेक्शन 9 के अंदर इस बात को मेंशन किया गया है कि अगर कोई इंसान विदेश में जाके कोई सैलरी इनकम लेता है, वो इनकम डीम्ड टू बी एक्यूरेट इन इंडिया माना जाएगा एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 के थ्रू। तो देखिए क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट। ये बताइए सैलरी कौन पे कर रहा है? सर सैलरी गवर्नमेंट पे कर रही है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। किस बात के लिए दे रही है? क्योंकि तुमने कोई सर्विसेज दी है इंडिया के बाहर। अरे एम्बेसी का वो इंसान आपको क्या दे रहा है? गुड्स थोड़ी दे रहा है, सर्विसेज से तो दे रहा है। तो सर्विसेज दिए इंडिया के बाहर, और वो कौन है? एक इंडियन सिटीजन है। तो इस केस में वो इनकम डीम्ड टू बी एक्यूरेट इन इंडिया मान ली जाएगी। ठीक है, और याद रहे कि जो उसको अलाउंसेस और परक्यूजिट दिए जाए ना, वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। जब मैं आपको सैलरी में पढ़ाऊंगा ना, तो सैलरी चैप्टर 15 से 17 पढ़ाऊंगा, तो उसी में सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 का जिक्र करूंगा कि अगर कोई पर्सन जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही, फॉरेन में वो रहता है, तो जब उसे सैलरी दी जाएगी तो सैलरी तो टैक्स होगी, लेकिन उसको जो अलाउंसेस और परक्यूजिट मिले वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। ये क्या बोलता है? डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अब देखिए डिविडेंड पे किया गया इंडिया की कंपनी के द्वारा किसी बाहर के पर्सन को, तो वो इनकम डीम्ड टू बी एक्यूरेट इन इंडिया मान ली जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि मैं रिलायंस और टाटा मोटर्स की बात करूं, किसी फिरंगी ने इंडिया के टाटा मोटर्स में और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके बदले रिलायंस और टाटा मोटर ने क्या डिक्लेयर किया? इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसको पे आउट भी कर दिया। तो ऐसे केस में उस नॉन रेजिडेंट को जो इनकम हो रही है वो इनकम डीम्ड टू बी एक्यूरेट इन इंडिया मान ली जाएगी और ये भारत में टैक्स कर दी जाएगी एज पर सेक्शन 9। मैंने आपको पहले बोल दिया था ना, सेक्शन 9 में अगर कोई इनकम तुम्हारी आ गई है तो चाहे तुम ROR हो, चाहे तुम RNOR हो, चाहे NRO, ये भारत में टैक्स कर दी जाएगी। ठीक है, ये सर हमें याद है। तो ये था सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। अभी सर खत्म हो गया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, बचाओ पार्ट में अगली वीडियो में कराऊंगा। लेकिन अभी जितना कराया उस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाए और ज़्यादा बेहतर हो पाए। ओके सर, कराइए प्लीज़।
देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ एग्जांपल को ध्यान से पढ़ो। एग्जांपल है मिस्टर अनुराग एक इंडियन सिटीजन है जिनकी एज है 23 ईयर और वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय के अंदर ये काम करते हैं। इनकी अपनी एक गवर्नमेंट जॉब है। इनको इंडिया से भेज दिया गया, कहाँ पे? फॉरेन में, ताकि वो वहाँ जाके अपनी सर्विसेज दे पाए। और ये पहली बार इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं 31/3/2023 को। कब जा रहे हैं इंडिया छोड़कर? 31/3/2023 को जा रहे हैं। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर पोस्ट कर रही है। इनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? बाहर हो गई। और इनका ट्रांसफर कर दिया गया हाई कमीशन ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम में इनका क्या हो गया? ट्रांसफर, यानी वहाँ के एम्बेसी के अंदर ये हाई कमीशन में काम करेंगे, ठीक है। ही डिड नॉट विजिट इंडिया इन 23-24, यानी 23-24 के अंदर उन्होंने इंडिया में विजिट नहीं किया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर उन्होंने 23-24 को विजिट नहीं किया तो पहले ये बताइए क्या मिस्टर अनुराग रेजिडेंट है या नहीं है? ठीक है, चलो पहले और आगे पढ़ लें। ये उनकी कुछ इनकम है, जैसे सैलरी इनकम 7 लाख है, फॉरेन इनकम 12 लाख है, इंटरेस्ट ऑन एफडी इन इंडिया 80,000 है, एग्रीकल्चर इनकम युगांडा से 1 लाख रुपए कमाई है, हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम इंडिया से कमाई है 2 लाख रुपए। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि क्या ये अनुराग की इनकम भारत में टैक्स की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो पहले आप मुझे ये बताइए, अनुराग आर है, RNOR है या ROR है या NR है? सर देखिए, अनुराग अगर हम 23-24 हमारा बेस माने, ये 23-24 अगर हम बेस माने, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं रेजिडेंशियल स्टेटस निकालूंगा अनुराग का। तो अनुराग का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते वक्त मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर जो हमारा 23-24 है, इस प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर अनुराग जो है वो 0 डेज इंडिया में रहा, क्योंकि वो इंडिया में वापस आया ही नहीं। लेकिन अब आप मुझे बस ये बताइए कि कंडीशन नंबर 1 सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इंडिविजुअल का केस बताइए। 2 कंडीशन थी, 2 में से एक भी अगर फुलफिल होती है तो वो क्या बन जाता था? रेजिडेंट बन जाता था। बताइए वो 2 कंडीशन क्या है? जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वीडियो को यहीं पॉज कर दो, जल्दी से लिखो। जितना तुम टाइप करो, जितना तुम लिखोगे, उतनी तुम्हारी मेमोरी जो है वो बिल्डअप और शार्प हो जाएगी। पूछते हो ना मुझसे कि कैसे शार्प करें, तो यही एक तरीका है। चलो लिखो, अभी क्या भी लिखो वीडियो पॉज करके। चलो जब तक मैं बता देता हूँ, अगर आपने लिखा होगा तो लिख लिया होगा अभी तक। देखिए, इंडिया में रेजिडेंट बनने के लिए एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 होता ही है कि 182 डेज और मोर वो इंडिया में रहना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो पा रही तो दूसरी कंडीशन होती है 60 डेज और मोर, और पिछले 4 सालों में, उस साल को छोड़ के जो पिछले 4 साल है उसमें 365 दिन या उससे ज़्यादा अगर वो भारत में रहे तो वो आर यानी रेजिडेंट बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर अनुराग प्रीवियस ईयर 23-24 में तो 0 दिन रहे, यानी ये ना तो 182 डेज वाली कंडीशन में आ रहे हैं और ना ही ये 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर वाले में आ रहे हैं। तो यानी कि इस 23-24 के अंदर मिस्टर अनुराग बन गए हैं नॉन रेजिडेंट। फॉर दिस पर्पस मिस्टर अनुराग is deemed to be non-resident because he does not followed condition अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। इन्होंने 6 सबसेक्शन 1 की जो 2 कंडीशन 182 डेज और मोर वो वाली, और दूसरी 60 डेज और मोर एंड प्रीवियस 4 सालों के 365 दिन, दोनों की दोनों कंडीशन फॉलो नहीं की है। इसलिए मिस्टर अनुराग को माना जाएगा कि वो इंडिया के क्या बन चुके हैं, उस प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर ये क्या बन गए, नॉन रेजिडेंट बन गए। क्या बन गए, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी नॉन रेजिडेंट, अभी ये इंडिया के क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं, तो बताइए क्या ये इनकम भारत में इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया मान ली जाएंगे। चलो चेक करते हैं। सैलरी, ये पूरा कंप्यूट करके, ये सर क्या लिखा है, कंप्यूटर मतलब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, प्रोफेशनल टैक्सी होती है, एंटरटेनमेंट सब माइनस कराने के बाद 7 लाख की इनकम आई है। तो जो ये आपकी सैलरी है, क्या ये भारत में इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया मानी जाएगी। तो पॉइंट को पढ़िए, 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 पढ़ो, इसे आपको समझ आ जाएगा अपने आप। इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया टू इंडियन सिटीजन इज डीम्ड टू बी एक्रू रेजिडेंट इंडिया। अरे भाई, कोई इंडिया का पर्सन है, वो विदेश में गया है और उसको भारत सरकार सैलरी पे कर रही है,
तो क्या वो सैलरी इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी? सर बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि हमने तो पहले ही पढ़ा था कि अगर वो इंडिया का सिटीजन है, भाई मैंने रेजिडेंट नहीं लिखा है, मैंने रेजिडेंट नहीं लिखा है, वरना आप तो बोल देते सर रेजिडेंट नहीं तो नॉन रेजिडेंट है, मैंने रेजिडेंट नहीं इंडियन सिटीजन लिखा है। अगर वो इंडिया का सिटीजन है और वो विदेश में जाके पैसा कमा रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पेमेंट कर रही है, तो वो इंडिया में टैक्स कर दी जाएगी एज पर सेक्शन 9, यानी ये बन जाएगी इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया। तो यहाँ पर जो उसकी सैलरी है, सैलरी इनकम दैट इज ₹7 लाख, दिस इज डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया। अगला पॉइंट, फॉरेन अलाउंसेस। मैंने भी आपको यहाँ पर पहले ही बोला था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अलाउंस, कोई भी परक्यूजिट अगर आप विदेश में काम करने वाले इंसान को दे रहे हैं और वो भी गवर्नमेंट पे कर रही है, तो वो फुल्ली क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। तो यानी मैं इसको डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इनकम नहीं बना सकता। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन इंडिया। अगर आपको एफडी, अब उस इंसान ने क्या करा रखी है, इंडिया की किसी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर उसने एफडी करा रखी है, उससे उसे ब्याज हो रहा है कितने रुपए का, 80,000 रुपए का, यानी उसे इंटरेस्ट इनकम कितने की हो रही है, 80,000 की। तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया है? आंसर इज यस। भले ही वो नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉन रेजिडेंट हो, आर ओ या RNOR हो, अगर उसका कनेक्शन इंडिया से है तो तीनों के तीनों लोगों के लिए सेक्शन 9 के अंदर भारत में टैक्स कर दिया जाएगा। तभी तो मैं बार बार चिल्ला के ये पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ा रहा था, जिससे न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना आए। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये सर बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए आगे। तो यानी ये जो इंटरेस्ट ऑन एफडी इन इंडियन बैंक है 80,000 रुपये, ये हमारी भारत की इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सॉरी, भारत की इनकम मानी जाएगी, यस। इंटरेस्ट इनकम ₹80,000, ये हमारी इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अगला पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम युगांडा। वाह, युगांडा में इसकी एग्रीकल्चर इनकम है। तो भाई हमने सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया जो है वो एग्जम्प्ट रहेगी, बट यहाँ पर युगांडा में इनकम कमाई, तो भैया ये युगांडा में टैक्स होगी ना। सर क्यों होगी? क्योंकि ना तो बंदा अपना है, ना ही इनकम अपनी है। सर बंदा अपना क्यों नहीं, इंडियन सिटीजन है ना भाई। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंशियल स्टेटस दिखा जाता है, वो इंसान नॉन रेजिडेंट है और इनकम भी आउटसाइड इंडिया से। तो मैंने आपको बताई थी ना, कोई भी इनकम ऐसी जो कि नॉन रेजिडेंट के द्वारा कमाई जा रही है और वो भी आउटसाइड इंडिया, इंडिया से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या आप उसे इनकम एक्रूअराइज इन इंडिया बोलोगे? नहीं बोलोगे। पहले तो ना तो बंदा अपना है उस साल के लिए और ना ही वो इनकम इंडिया से कमा रहा है, दोनों ही चीज़ें नहीं, तो वो इनकम एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। तो ये पॉइंट इनकम एक्रूअराइज इन इंडिया में नहीं आएगा। अगला है एग्रीकल्चर इनकम, ये तो हो गया। हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम इन इंडिया, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाया वो भी भारत में। तो देखिए बंदा तो अपना नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट बन चुका है, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है, इंडिया में है। ये वाला पॉइंट आ जाएगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंदर, इनकम थ्रू एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी अगर रेंटल इनकम वगैरह है तो वो यहाँ पर कवर होगी, ये सर बिल्कुल आपने बताया था। तो यानी ये वाली जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम, ये उसकी इनकम जो है वो भारत में टैक्स कर दी जाएगी 2 लाख रुपए। यानी उसकी टोटल इनकम कितनी बन जाएगी, 7 8 9,80,000 रुपये आ जाएगी, और ये 9,80,000 रुपये उसे भारत में टैक्स देना पड़ेगा और ये मानेगा इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन India. This 9,80,000 will be treated as income deemed to be accrued in India as per section number 9. As per section number 9, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, income deemed to be accrue and arise in India as per section number 9। यानी मिस्टर अनुराग के लिए इनकम कितनी मानी जाएगी, 9,80,000 रुपये, और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आइए। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल से ना आपको मैंने जो पॉइंट्स कराए वो ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे, इसीलिए मैंने आज की क्लास में सारे पॉइंट कवर नहीं किया। बचे हुए पॉइंट मैं अगली क्लास में कवर करूँगा और नेक्स्ट क्लास थ्योरेटिकल क्लास में ये लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो दोस्तों अब आप बताओ ये सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं? बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आराम से कराएं, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दिया करो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दे दिया करूँ, ठीक है। और दोस्तों इसके सीधे प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो नोट्स के, तो प्लीज़ उसके लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है प्रोटेक्स अड्डा, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें जितनी भी अपडेट्स नोट्स वगैरह की होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी कुछ होती है, सब यहाँ पर अपलोड की जाती है। और साथ के साथ अब हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी है। वहाँ पर जो भी हमारे पेड कोर्सेज वगैरह होते हैं वो
वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।